अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था, इसका रिस्पांस मुझे बहुत ही अच्छा आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है हम इससे स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है और हम शुरू करते हैं इसको। इसके फर्स्ट पहला पैराग्राफ हम देखेंगे। Whenever there is an interaction between two bodies A and B such that body A exerts a force on body B, the force is known as action A on B. जब दो बॉडीज़ है हमारे पास A और B, जब A B के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो वो हमारे पास एक्शन होगा। जैसे आपके पास एक बॉल है, आप दीवार पे मारते हैं, आपने हाथ में बॉल ली, आपने दीवार पे उसको मारा, ठीक है, एक वॉल पे आपने उसको मारा, वो आपने ए जो बॉल थी उसने बी पे रिएक्शन किया, मतलब वो वॉल के साथ जो है, दीवार के साथ जो है वो जाके हिट होती है। अब जो दीवार है वो आगे एक सॉलिड कंक्रीट है, ठीक है, वो हिलेगी नहीं, दीवार अपनी फोर्सेस एक्सर्ट करेगी और वो जो बॉल है वो दोबारा वापस आ जाएगी, आपके हाथ में वापस आ जाती है। पहले बॉल फेंकते हैं दीवार की तरफ, वो फिर आपके हाथ में आ रही होती है, फिर फेंकते हैं, फिर आपकी तरफ आ रही होती है। तो जो बॉल और ए है, ठीक है, मतलब ये हमारे पास बॉल है और ये हमारे पास वॉल है, ठीक है। जब बॉल वॉल की तरफ, दीवार की तरफ जा रही है तब वो एक्शन है, और जब वो बॉल वापस आ रही है आपके हाथ में तब वो क्या है, रिएक्शन है, ठीक है। जब ए बी के ऊपर कोई फोर्स को एक्सर्ट करेगा तो वो एक्शन होगा। जब बी जो है अपनी फोर्स दोबारा उसके रिस्पॉन्स पे ए पे लगाएगा या ए के पास वापस आएगा तो वो क्या होगा, वो हमारा रिएक्शन होगा। यही चीज़ इसमें दी हुई है। ये डिफरेंस भी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। पहला पैराग्राफ इसमें आपको शॉर्ट भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को याद कर लेना है कि ए और बी जो है, ए के ऊपर अगर ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो वो एक्शन है, और रिस्पॉन्स एक्शन में अगर बी जो है वो ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये रिएक्शन है, ठीक है। इसके एक और एग्जांपल इन्होंने स्प्रिंग की दी है। आप स्प्रिंग को जो है, जैसे यहाँ पे ये स्प्रिंग है, आप इसको पुश करते हो तो ठीक है, दोबारा वापस जाता है। जब इसको पुश कर रहे हो तब वो क्या है, एक्शन है। जब वो दोबारा ऊपर जा रहा है तो वो क्या है, रिएक्शन है। आपने उसको पुश किया, फोर्स लगाई, रिएक्शन में उसने क्या किया, वो वापस हो गया, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा, वो रिएक्शन होगा। अब ये दो एग्जांपल्स हो गई। सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, पेपर में आप स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद आप एग्जांपल्स देंगे, आप एक्शन और रिएक्शन की हेडिंग देंगे, उसके बाद आप एग्जांपल की हेडिंग देंगे, ठीक है। उसके पहले सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखें। अब स्टेटमेंट्स की क्या है, टू एवरी एक्शन देयर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जो भी एक्शन होगा उसका इक्वल ही रिएक्शन होगा, लेकिन वो अपोजिट साइड से होगा, ठीक है। आपने इधर से जो दीवार पे बॉल मारी है उसका रिएक्शन क्या होगा, दूसरी साइड पे होगा, अपोजिट साइड होगी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा सेम बॉडी पे नहीं होता, ये दो डिफरेंट बॉडीज़ पे होता है। बॉल पे हो रहा होगा या वॉल दीवार पे हो रहा होगा, ठीक है। एक दफ़ा जो फोर्स है वो बॉल से लग रही होगी, एक दफ़ा फोर्स दीवार से लग रही होगी, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे, ठीक है। और आप इसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक बॉडी एक्सर्ट करती है दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स तो दूसरी बॉडी भी इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती है पहली बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो ये जो डिफाइन इसकी दी हुई हैं ये थोड़ी शॉर्ट डिफाइन है, ये थोड़ी एक्सप्लेन डिटेल्ड है, तो आप दोनों इसको याद करेंगे। और ये इसके एग्जाम्पल, ये एक्शन और रिएक्शन है, ये इसके एग्जाम्पल है, और ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, उन्होंने हमें कहा कि फोर्स एक्ट्स इन पेयर। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपने ज़्यादा इसमें कोई बात नहीं की हुई। उन्होंने हमें कहा है कि फोर्स पेयर्स में एक्ट होती है जब दो सब ऑब्जेक्ट जो हैं वो इंटरेक्ट एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस से कर रहे होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जो फोर्स है वो जो है वो कोई ना कोई चीज़ हैपन कर रही होती है, कोई ना फोर्स वजह से कोई ना कोई चीज़ हो रही होती है, लेकिन हमें ये नहीं नज़र आता कि उसके ऊपर दूसरी फोर्सेस कौन सी अप्लाई हो रही है। जैसे बॉल की एग्जांपल मैंने आपको ली, आपको दीवार की फोर्सेस तो नज़र नहीं आ रही लेकिन दीवार स्टिल एक्शन कर रही है, ठीक है। तो हमेशा जो फोर्स है वो पेयर्स में एक्ट होती है, कभी भी फोर्स एक साइड से एक्ट नहीं होती, फोर्स हमेशा दोनों साइड से एक्ट होती है। वो एक मुहावरा भी ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। सेम गोज़ विद फोर्स के फोर्स एक हाथ से नहीं होगी, फोर्स एक साइड से नहीं होगी, फोर्स दोनों साइड से होगी, पेयर में होगी फोर्स, और इस साइड से भी होगी फोर्स, इस साइड से भी होगी, एंड देन वो जो है वो चीज़ काम करेगी, राइट। अब इसकी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी इन्होंने दी हैं, जैसे बुक टेबल पे पड़ी है, ठीक है। अब बुक जो है उस पर ग्रेविटी भी एक्ट हो रही है, उस पर अपवर्ड फोर्सेस भी एक्ट हो रही हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि वेट जो है वो टेबल के ऊपर एक्ट हो रहा है और जो है इस पर रिएक्शन फोर्स लग रही है ब्लॉक पे, और दोनों जो है एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बुक यहाँ पे पड़ी हुई है। ऐसे गन है, आप जब बुलेट फायर करते हैं गन से तो जो बुलेट है वो आगे को जाती है और गन पीछे को रिकॉयल करती है, गन थोड़ी सी पीछे होती है। आपने टॉय गन भी अगर कभी खेला आपने बचपन में तो आप उसको भी जब उसमें छोटी छोटी वो जो गोलियाँ रेड कलर की होती हैं वो डाल के
उसको शूट करते हैं तो क्या होता है कि वो जो गन है वो रिकॉयल करती है, थोड़ी सी पीछे को होती है और वो गोली आगे को जाती है, ठीक है, और गोली बहुत ही जोर के लगती है क्योंकि वो इतनी फोर्स से निकल रही होती है। तो ये फोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है। और जो गन पीछे को रिकॉयल होती है, रिकॉयल्स कहते हैं पीछे को होना, थोड़ा सा पीछे को बैकवर्ड मूव करना हल्का सा, तो वो बैकवर्ड एक्शन होता है उसका फोर्स का, ठीक है। तो ये इसका ये था। आगे जो हमें दिया है वो है लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब हमने तीनों न्यूटन के लॉ पढ़ लिए, ठीक है, हमें पता चल गया कि न्यूटन के तीनों लॉज में हमें क्या बात बताई थी। अब लिमिटेशंस क्या होता है कि ये चीज़ हम मतलब लिमिटेशंस की तरह एक तरह से एडवांटेजेस कह लें या जो उसकी कमियां हैं वो कह लें, आपकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। अब लिमिटेशंस में क्या है हमारे पास, लिमिटेशंस पर हमें ये बात बताइए कि ये जो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है ये हर जगह अप्लाई होता है, हर एक्यूरेसी पे अप्लाई होता है, हर मोशन पे अप्लाई होता है, हर डिग्री पे। ज़िंदगी की कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो वो उस पर न्यूटन लॉ अप्लाई हो रहा है। जैसे मैंने हम 3 आपको लॉ पढ़ाए हैं, इसमें मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दी हैं, तो उसमें कितना कुछ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। वो मतलब उसमें हर किसी चीज़ में कोई ना कोई चीज़ में जो है वो न्यूटन का लॉ लग रहा है। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी कमियाँ क्या हैं, वो ये हैं कि जो मोशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी क्लोज टू द लाइट ऑफ द लाइट, ठीक है। अब जिस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है स्पीड ऑफ लाइट से के इक्वल है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितनी ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ आई गेस होती है। तो वो जो वेलोसिटी वो उतनी ज़्यादा है, वो पार्टिकल्स जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है, ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे एक्शन और रिएक्शन में मसला आ रहा है, वहाँ पे मैग्नीट्यूड में मसला आ रहा है, वेलोसिटी में मसला आ रहा है, तो हम वहाँ पे इन लॉज को नहीं लगा पा रहे, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि हम जो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की सिर्फ उस पर ये एप्लीकेबल था, ठीक है। और न्यूटन लॉ की जो मोशन है वो हर जो टाइप ऑफ मोशन के लिए एग्जैक्ट तो नहीं लगते, लेकिन उसकी अच्छी अप्रॉक्सीमेशन है, मतलब आप उसको काफ़ी हद तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो या कुछ भी ऐसे भी आप अप्रॉक्सीमेट करके लगा सकते हो कि हाँ हम ये रूल्स पे लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है आप उस पर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे कमी आ जाती है कि आपके पास वो चीज़ जो है वो एग्जैक्ट मेजर नहीं हो सकती, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अब हम पढ़ेंगे मास एंड वेट। न्यूटन के जो लॉ हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब नेक्स्ट हम मास एंड वेट पढ़ेंगे। मास एंड वेट होता क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं कि मास एंड वेट क्या होता है। मास बेसिकली होता है कि कोई किसी चीज़ के अंदर स्टफ़ कितना है, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर कितनी मिकदार है या कितना उसका हजम है, या आप कह लें कि उसकी जो उसका साइज़ मास का आप पता है। वेट क्या होता है कि उस चीज़ का एक्चुअली वज़न कितना है, ठीक है, वो चीज़ एक्ट कैसे हो रही है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास वेट होता है। अब अगर हम इसकी डिफाइन की तरफ जाएँ तो उन्होंने हमें कहा है कि सिंपलेस्ट डेफिनेशन तो हमें पहले दी है कि मैयर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर। बेसिकली जो मैयर ऑफ क्वांटिटी होती है ना मैटर की, कि एक मैटर के अंदर कितना स्टफ़ भरा हुआ है, वो हमारे पास मैस होता है, ठीक है। और मैस की अगर आप साइंटिफिक डेफिनेशन करें ना तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी विच डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस व्हेन अ सर्टेन फोर्स एक्ट्स अपॉन इट इज़ नोन एज मास ऑफ द बॉडी। उन्होंने कहा बॉडी की एक ऐसी खसूसियत जो कि डिटरमाइन करती है, जो कि तज्जिया करती है, जो कि हमें बताती ये है कि मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का कितना है जब उस पर फोर्स एक्ट हो रही है। जब किसी चीज़ के ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है तो उसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो किस तरह मूव कर रही है। उसके ऊपर एक चीज़ है, 5 किलो का जो थैला है, उस पर जब आपने फोर्स एक्ट की है तो आपको जो उसका क्वांटिटी जो उसकी है वो किस तरह एक्ट हो रही है, ठीक है, तो वो होता है मैस। अब मैस एक स्केलर क्वांटिटी है और ये हर जगह सेम ही रहती है, ठीक है। लेकिन वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्ट होता है। आपको पता है हमारा जो वेट होता है वो अर्थ पे और होता है, मार्स पे और होता है, जुपिटर पे और हो जाएगा, वीनस पे और हो जाएगा, क्योंकि सबकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। हर प्लैनेट की डिफरेंट है। आप जब स्पेस में जाते हैं, स्पेस में ग्रेविटी है ही नहीं, आपका वेट चेंज हो जाएगा, आपका मास वही रहेगा, आपका वेट चेंज हो जाएगा। तो वेट जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बॉडी के ऊपर एक्ट होती है, और एक वेक्टर जो है ये क्वांटिटी है। अब मास जो है एक डिफरेंस में डिफरेंस शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी डिफाइन किया कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। अब वेट किसी भी चीज़ का जो है वो उसके फोर्स के इक्वल होता है जिसके मतलब अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेट 50 या 51 kg है,
या किसी और का वेट 47 kg है, 37 kg है, तो वो जो है उसकी फोर्स है, जिस फोर्स से उसको अर्थ अट्रैक्ट करिए वो उसका वेट होगा, ठीक है। तो वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसी वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आपने इसके डिफरेंस को याद रखना है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि डेफिनेशन आप बुक से याद करें, कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपने क्लियर रखना है कि क्या चीज़ कैसे है। आप लाइंस पढ़ें, आपको समझ आ रही हो कि बुक में क्या लिखा है, लेकिन याद आप बुक से करें। आप डेफिनेशन एग्जैक्ट ऐसे याद करें ताकि आप अच्छे मार्क्स जो है वो एग्ज़ाम्स में गेन कर सकें, ठीक है। हमारा मकसद दोनों है, हमारा मकसद अच्छे मार्क्स लेना भी है, हमारा मकसद कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी है, ठीक है। हमने दोनों चीज़ों को अटेन करना है, ठीक है। गुड। अब हम जो है वो नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फील्ड को पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ ना, तो आप समझें कि एक कवर है जो अर्थ के इर्द गिर्द है, ठीक है। जिसकी वजह से अर्थ जो है वो अपनी जगह पे कायम है, और एक ये ऐसा कवर है जिसने अर्थ को जो है वो घेरा हुआ है। अगर आप साइंटिफिक फिक्शन मूवीज़ देखते हैं तो आपको आइडिया होगा कि उन्होंने जब वो जंगें लड़े होते हैं तो उन्होंने अपना एक कवच बनाया होता है, जो अगर हिंदी डबिंग में आप देखते हैं तो उन्होंने अपना एक कवच बनाया होता है अर्थ के इर्द गिर्द के, कोई उन पर हमला ना कर सके। ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसा ही कवर है अर्थ के इर्द गिर्द जिसकी वजह से हर चीज़ जो है अपनी जगह पे रहती है। अपने क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक स्पेस है अराउंड अ मैस इन विच एन अदर मैस एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है। अब एक ऐसी स्पेस है मैस के इर्द गिर्द जिसकी वजह से दूसरे जो मैस है ना वो एक फोर्स को जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करते हैं। जैसे पहाड़ हैं, हवा है, आप कभी पहाड़ों पे क्लाइंबिंग करें, जब पहाड़ की बिल्कुल चोटी पे पहुंच जाते हैं वहाँ पे सांस आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इतनी ऊंचाई पे जाके जो है वो कम हो रही होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड ज़मीन के इर्द गिर्द ज़्यादा हो रही होती है। ज़मीन के पास मतलब बिल्कुल ज़मीन पे जो है सी लेवल पे वो ठीक होती है, लेकिन जैसे जैसे आप उससे ऊपर जाएंगे, आप ज़मीन से ऊपर जाते जाएंगे, बुलंदी की तरफ जाएंगे, तो वो जो फील्ड है वो कम होती है और आपको जो वो अट्रैक्शन है वो कम फील हो रही होती है। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये एक स्पेस है मैस के गिर्द जिसकी वजह से दूसरे मैस जो हैं वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फील करते हैं, और एक स्ट्रेंथ है जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो यूनिट मैस में एक्ट हो रही थी। अब ये इसकी साइंटिफिक जो है वो डिफाइन है, ठीक है। इसको आपने इस तरह याद करना है कि ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि यूनिट मैस पे एक्ट हो रही होती है, और ये मैस सरफेस पे होता है। अर्थ इस पर फोर्स एक्सर्ट करती है, इसका वेट W होता है, और W इज इक्वल टू mg, जहाँ G हमारे पास ग्रेविटी होता है और इसकी वैल्यू 10 न्यूटन पर kg होती है, ठीक है। जो G की वैल्यू मैंने आपको लास्ट जब ग्रेविटेशनल सेकंड चैप्टर पढ़ाया था तभी मैंने आपको G की वैल्यू समझाई थी, ठीक है। तो और G की वैल्यू जो है मुख्तलिफ जगहों पे वेरी करती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ वेट इज़ नॉट रिमेनिंग सेम एवरीवेयर। वही बात के जो वैल्यू ऑफ वेट है वो हर जगह सेम नहीं रहती है, ठीक है। G की वेरिएशन हर जगह होती है, हर प्लैनेट पे हो रही होती है, उस पर अर्थ पे हो रही होती है, अर्थ पे जो है पहाड़ों पे हो रही होती है। आप जितनी बुलंदी पे जाते जाते हैं वैसे तो बहुत सारे मकाम ऐसे हैं ज़मीन पे जहाँ पे ग्रेविटी कम है, जहाँ पे ग्रेविटी के कुछ फैक्टर्स जो हैं वो कम हैं। आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, जगहों को देख भी सकते हैं, ठीक है। और जो वेट है वो प्रोपोर्शनल होता है इसके मैस के। अब उन्होंने वहाँ पे हमें एक बात बताइए, वेट इज इक्वल टू मैस और ग्रेविटी। वेट जो है वो मैस और ग्रेविटी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे वेट होता है, वेट जो है वो मैस और ग्रेविटी के इक्वल होता है, ठीक है। और इसका जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन होता है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड थी, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।